गणित का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 आव्यूह। ये नया चैप्टर आप लोग पहली बार आ रहा है, अभी तक आया नहीं था, या इसको इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। तो बोर्ड की एग्जाम में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाएगा हल करने में, एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाएगा हल करने में, और 3 MCQ पूछे जाएंगे। अर्थात ये चैप्टर टोटल 8 नंबर का है। ठीक है, 3, 2, 5 और 3 8 नंबर का है। तो आव्यूह या मैट्रिक्स ये क्या होता है? जैसे आव्यूह को ऑलरेडी ध्यान से देखना, आव्यूह को हम दर्शाते हैं, जैसे आव्यूह कोई ए है, ए को इस तरह से दर्शाया जाता है, AIJM×N, इस तरह से दर्शाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ आंकड़ों को, जो संख्याएं होती हैं, अलग अलग संख्याएं हो सकती हैं, उनको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के रूप में बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। जैसे मान लिया ए बराबर लिख दिया 1 2 3 5 7 2 5 3 1, तो ये आपका जो बना है आंकड़ा, इसी को आव्यूह कहा जाता है। इसमें जो क्षैतिज लाइन होती है उसको पंक्ति कहते हैं। इसमें देखना 1 2 3 पंक्ति है, और ऊर्ध्वाधर लाइन को हम स्तंभ कहते हैं। इसमें 1 2 3 स्तंभ है। इसलिए ये मैट्रिक्स आपका 3×3 का है। 3×3 का मतलब इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। अगर इसी तरह से अगर देखें कोई मैट्रिक्स ए बराबर आपका है, मान लिया 2 3 5 4 2 6, इसमें देखना ध्यान से 2 ही पंक्ति है, लेकिन स्तंभ कितने हैं? 1 2 3, तो ये 2×3 का है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ? किसी भी आव्यूह को आप इस तरह से दर्शा सकते हैं, जैसे ए बराबर A11 A11 A12 A13 A21 A22 A23। यहां पर देखना ध्यान से, A11 का मतलब क्या हुआ? पहली पंक्ति पहला स्तंभ। A12 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। A13 का मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, या A21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। A22 का मतलब आपका क्या है? दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। A23 का मतलब क्या है? दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। इसका मतलब इसमें कुल पंक्तियां 2 हैं, लेकिन स्तंभ कितने हैं? 3, इसलिए 2×3 का मैट्रिक्स है। तो इसलिए आप ध्यान से देखना, आव्यूह की जो कोटि होती है, तो आव्यूह की कोटि क्या होता है? M×N होता है, जहां पर M का मतलब होता है पंक्ति और N का मतलब होता है स्तंभ। N का मतलब क्या होता है? स्तंभ होता है। ठीक है, और अगर कुल अवयव की संख्या निकाला जाए, कुल अवयव मतलब कुल कितने इसके घटक हैं, तो अवयव की संख्या होता है M×N, जो M×N। जैसे यहां पर गौर करना ध्यान से, यहां पर 2×3 का मैट्रिक्स है, यहां पर 3 दूनी 6, इसमें कुल 6 घटक हैं, 1 2 3 4 5 6। यहां 3×3 का मैट्रिक्स है, मतलब इसमें 3 3 9 घटक है, तो यहां पर आपका 3 3 6 3 9 घटक है। तो कुल अवयवों की संख्या आपका क्या होता है? M×N। ठीक है, अब यहां पर देखना, आव्यूह के प्रकार हम लोग देखेंगे। आव्यूह के प्रकार, इन प्रकारों में सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे पंक्ति आव्यूह। कौन सा आव्यूह? पंक्ति आव्यूह। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पंक्ति आव्यूह कहते हैं। अब जैसे अगर यहां पर उदाहरण ले, जैसे ए, खाली एक ही पंक्ति हो, जैसे मान लिया 1 3 5 4, तो यहां पर देखना 1 2 3 4 स्तंभ है, और पंक्ति सिर्फ क्षैतिज लाइन एक ही है, ऊर्ध्वाधर 1 2 3 4 लाइन है। इसका मतलब यहां पर आपका 1×4 का है। या कोई आव्यूह ए बराबर ले लिया 2 3 1, तो यहां पर देखना कुल 3 स्तंभ है, लेकिन पंक्ति कितनी है? 1, तो 1×3। ठीक है, इस तरह से आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। अब दूसरा है स्तंभ आव्यूह। कौन सा आव्यूह? स्तंभ आव्यूह।
तो स्तंभ आव्यूह की परिभाषा बिल्कुल इसके जैसा, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। मतलब खाली एक ही स्तंभ होने चाहिए। अब जैसे मान लिया कोई आव्यूह ये है, अब देखना 1 2 3, अब इसमें देखना ध्यान से, स्तंभ एक ही है लेकिन यहाँ पर क्षैतिज लाइन में 1 2 3 लाइन है, इसका मतलब यहाँ पर ये 3 क्रॉस 1 है। स्तंभ की संख्या कितनी है? और गौर करना ध्यान से, हमेशा पहले पंक्ति को दर्शाते हैं, स्तंभ बाद में दर्शाया जाता है। एक ही स्तंभ है, या कोई आव्यूह बी बराबर आपका आ गया है ए बी सी डी, यहाँ पर कुल 1 2 3 4 पंक्तियां है लेकिन स्तंभ एक ही है, तो 4 क्रॉस 1 का आव्यूह। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ पाए जाते हैं उसको हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। अब तीसरा आव्यूह है आपका वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, तो वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या समान हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह। अब जैसे मान लिया कोई आव्यूह ये है ए बी सी डी, यहां पर देखना 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है, मतलब ये 2 क्रॉस 2, या कोई आव्यूह बी बराबर ले लिया ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, इसमें देखना 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, 3 क्रॉस 3 का है। पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या क्या है? समान है, मतलब m और n का मान समान है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? वर्ग आव्यूह कहेंगे। अब है अगला विकर्ण आव्यूह। कौन सा आव्यूह? विकर्ण आव्यूह। अब विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं? ध्यान देना, ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण में केवल अवयव हों तथा बाकी अवयव मतलब जो सदस्य होते हैं शून्य हो, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ठीक है ना? तो ऐसा आव्यूह ना लिख के ऐसा वर्ग आव्यूह लिखना। ऐसा वर्ग आव्यूह, मतलब विकर्ण आव्यूह एक प्रकार का वर्ग आव्यूह है, लेकिन उसमें जो विकर्ण होते हैं उसमें घटक होते हैं। और देखना वर्ग आव्यूह में जो विकर्ण गिना जाता है हमेशा तिरछा, जैसे विकर्ण अपने खींचते हैं ना वर्ग में या आयत में, हमेशा यहाँ ऊपर से नीचे की ओर गिना जाता है। जैसे यहाँ पर मैं एक उदाहरण दूंगा तो आपको समझ में आएगा। अब जैसे मान लिया 5 0 0 0 3 0 और 0 0 7, तो यहां पर देखना ऊपर से नीचे से तिरछी लाइन विकर्ण है, इनमें सदस्य हैं, बाकी सारे सदस्य क्या है? शून्य है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? विकर्ण आव्यूह कहेंगे। या एक दूसरा उदाहरण ले लो। अब जैसे मान लिया यहां पर आ गया a 0 0 और 0 b 0 या 0 0 c, तो ये देखना दोनों है 3 क्रॉस 3 के आव्यूह, 3 क्रॉस 3 के आव्यूह है, मतलब ये दोनों वर्ग आव्यूह हैं, लेकिन इनके विकर्ण में ही खाली सदस्य हैं और बाकी सदस्य क्या है? आपके शून्य है, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? विकर्ण आव्यूह कहेंगे। ठीक है? अब विकर्ण आव्यूह के बाद आपका अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह क्या होता है? ऐसा विकर्ण आव्यूह, ऐसा कौन सा आव्यूह? विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव समान हो, मतलब जो विकर्ण में अवयव हो वो कीमत सबकी क्या हो? एक समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश आव्यूह कहते हैं। अब जैसे मान लिया सपोज दैट कोई आव्यूह a बराबर
500 050 यहाँ विकर्ण में देखना एक समान सदस्य है 5 5 5, इसलिए इसको अदिश अवयव कहा जाएगा। या कोई मान लिया ये है √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3 है ये विकर्ण अवयव, लेकिन इनमें विकर्णों के सदस्य एक समान है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे अदिश अवयव। अब छठा प्रकार है आपका तत्समक अवयव। तत्समक या इसी को हम क्या कहते हैं इकाई अवयव। तत्समक या इकाई, ठीक है, यूनिट आइडेंटिटी कहा जाता है। तो यहां पर ध्यान देना, ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण की के अवयव एक हो, विकर्ण के अवयव क्या हो एक हो, ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव एक समान एक हो, उसे तत्समक या इकाई अवयव कहते हैं। गौर करना। अब यहां पर ध्यान से देखना, जैसे मान लिया कोई ये अवयव a बराबर 1 0 0 1, ठीक है ना, तो विकर्ण में देखो एक ही है। या कोई अवयव b बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, विकर्ण के सदस्य एक हो, बाकी सब क्या हो शून्य हो, तो इन्हें हम क्या कहते हैं तत्समक या इकाई अवयव कहते हैं। और जनरली इकाई अवयव को i द्वारा दर्शाते हैं। अगर जैसे मान लिया I1 मतलब यहाँ पर प्रथम कोटि का ये आपका तत्समक अवयव है, तो यहाँ पर सिर्फ एक पंक्ति एक स्तंभ होगा, मतलब 1 क्रॉस 1 का एक पंक्ति एक स्तंभ। अगर मान लिया I2 लिखा है, मतलब एक 2 क्रॉस 2 का 1 0 0 1, मतलब इसमें दो पंक्ति दो स्तंभ। अगर यहाँ पर I3 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब ये 3 क्रॉस 3 का अवयव होगा। I1 I2 I3 ये सब तत्समक अवयव को दर्शाते हैं। अब यहाँ पर एक टॉपिक और, अवयव की समानता। तो अवयव की समानता में जैसे मान लिया कोई अवयव A और ये अवयव B एक समान अवयव है, तो अवयव A का प्रत्येक घटक उसके संगत B के घटक के बराबर होगा। जैसे मान लिया अवयव A बराबर A B C D और अवयव B बराबर 5 2 3 1। अगर ये दोनों समान अवयव है तो यहाँ पर A बराबर कितना आएगा 5 आएगा, और B बराबर कितना आएगा 2 आएगा, C बराबर कितना आएगा 3 आएगा, D बराबर कितना आएगा 1 आएगा। तब उसको हम समान अवयव कहते हैं, अवयव की समानता। मतलब प्रत्येक संगत घटक के साथ संगत घटक की तुलना करनी होती है। जैसे मान लिया सपोज दैट ऐसा कोई है, A बराबर 2x 3 5 और y और बराबर, अब यहाँ पर दिया गया है 2 3 5 और 1, तो यहाँ पर देखना 3 और 5 उसी स्थान पर 3 और 5 है, तो ये दोनों आपके समान अवयव हैं। तो यहाँ अगर तुलना करें तो पहला घटक 2x बराबर 2, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पर अगर चौथा घटक y बराबर तुलना करें तो 1 आएगा, बाकी 3 5 अपनी जगह पर है। इस तरह से अवयवों की समानता की जाती है। अब इसी पर आधारित आपका 3.1 है, उसकी चर्चा करेंगे।